इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके बोर्ड एग्जाम्स है। एक तो पहला पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम्स है, दूसरा कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है एक बच्चे के दिमाग पे कि अब 12th में आ चुके हैं, अब हमें नेक्स्ट ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं। तो एक क्लास के बाद, 2 क्लास के बाद, 3 क्लास के बाद वो जोश, वो एनर्जी, वो ना धीरे धीरे कम होती जाती है। बैकलॉग तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल क्रॉस है, बैकलॉग नहीं चाहिए। जो क्लास 11th है और क्लास 12th है, ये दोनों ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लासेस को रिवाइज करते रहोगे ना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। इतने सारे टॉपिक्स हैं तो आप ना पैनिक कर जाते हो क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपके पास लिमिटेड टाइम है। अब लिमिटेड टाइम में आपको पूरा रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करोगे? जब आपके पास नोट्स बने होंगे। अब दूसरी बात यह है कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको पता चल जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हाय एवरीवन, आई एम अपेक्षा सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम एवरीवन इन दिस वंडरफुल वीडियो जिसमें हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से 5 स्टेप्स हैं जो हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। हम लोगों को मतलब 11 से जो 12th क्लास में बच्चे आए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। देखो यार, 11th तो हम लोगों ने मौज मस्ती में निकाल दिया। बोलोगे मैम हमने तो पूरा मौज मस्ती में निकाल दिया, 11th कुछ भी नहीं आता, सब भूल चुके हैं। बट अब आप क्लास 12th में आ गए हो, जैसे भी आए हो बट आ गए हो क्लास 12th में। एंड क्लास 12th जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें आपके बोर्ड एग्जाम्स है। एक तो पहला पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम्स है, दूसरा कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है एक बच्चे के दिमाग पे कि अब 12th में आ चुके हैं, अब हमें नेक्स्ट ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, तो उसका भी ना एक प्रेशर आ जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे 5 स्टेप्स बताए हैं जो आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले स्टेप की अगर मैं बात करूंगी, पहला स्टेप है आपका बाय हार्ट योर सिलेबस। अब मैं सिलेबस पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रही हूँ? ठीक है, अगर मैं 11th क्लास का सिलेबस की बात करूं बायो की और 12th क्लास की सिलेबस की बात करूं तो 11th में आपके पास 19 चैप्टर्स थे, 12th में आपके पास 13 चैप्टर्स है। सिलेबस देखा जाए तो थोड़ा सा कम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही बायो पे फोकस नहीं करोगे। तो आपको बायो पे फोकस करना है। 13 के 13 चैप्टर्स ऐसे आप तैयार करोगे ताकि आपका बोर्ड एग्जाम्स तो निकल ही जाए, साथ ही साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने वाले हो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सिलेबस आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, एक पेज निकालिए, जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स को लिखिए। 13 के 13 चैप्टर्स के नाम लिखो, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो भी लिखोगे, और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे ना, कुछ ना कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे क्लास 12th में भी जो जहाँ से ज़्यादा आते हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो आपको ये करना है, राइट। आपको नोट बनाना है, आपको पेज लेना है, उसमें पूरा ये चैप्टर्स लिखो, नोट बनाओ और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, अटेंड लाइव क्लास, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना बहुत जोश में स्टार्टिंग में तो आ जाते हैं कि मैम बिल्कुल हम लोग क्लास अटेंड करने के लिए रेडी है, हम लोग पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे, इतना ज़्यादा जोश होता है ना। बट धीरे धीरे वो 1 क्लास के बाद, 2 क्लास के बाद, 3 क्लास के बाद वो जोश, वो एनर्जी, वो ना धीरे धीरे कम होती जाती है। आपका जोश जो आप फर्स्ट क्लास में दिखा रहे थे ना वो ठंडा होता जाता है। ये नहीं करना है। आपको हमारी सारी लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, जो पढ़ाया जा रहा है वो सब कुछ आपको उसी दिन रिवाइज कर लेना है। ठीक है, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, आज जो चैप्टर पढ़ाया है उसको आपने आज ही खत्म नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा और आपका बैकलॉग बन जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। बैकलॉग तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल क्रॉस है, बैकलॉग नहीं चाहिए। ठीक है, बैकलॉग मत बनने देना क्योंकि ये 12th क्लास, 12th भी नहीं, 11th 12th जितने भी क्लासेस होते हैं सबका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो बैकलॉग ही है। तो ये तो बनने नहीं देना है। सारी क्लासेस अटेंड करनी है, जो पढ़ाया क्लास में उसी के उसी दिन आपने रिवाइज कर लेना है, राइट। तो आई होप ये दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं तीसरे पे। तीसरा है रिवाइज बेसिक टॉपिक्स ऑफ क्लास 11th। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लास 11th के कुछ बेसिक टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो क्लास 11th है और क्लास 12th है ये दोनों ना एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। अब कैसे लिंक्ड है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ।
आपका पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन, है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप पढ़ोगे, मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें आप पढ़ने वाले हो स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। अब इसमें ना इन प्रोसेसेस में एक टर्म आती है माइटोसिस एंड मियोसिस, सेल डिविजन, है ना। सेल डिविजन वाला टॉपिक जो आपके क्लास 11th में था, राइट। अब यहाँ पे क्लास 12th में टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा सेल डिवीजन, माइटोसिस क्या होता है, कितने स्टेप्स होते हैं, और मियोसिस क्या होता है, कितने स्टेप्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको क्लास 12th में बताए। तो आपको क्लास 12th में ये पता होना चाहिए, सेल डिवीजन पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो आपको बता दिया जाएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है, माइटोसिस से ये हो रहा है, मियोसिस से ये हो रहा है। तो कुछ कुछ टॉपिक्स जो है ना वो कनेक्टेड होते हैं, तो इसी वजह से क्लास 11th को रिवाइज करते रहना। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों क्लास 11th को रिवाइज करते रहना है, क्योंकि देखो यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देने वाले हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके क्लास 11th का भी सिलेबस आता है, क्लास 12th का भी सिलेबस आता है। तो अगर आप पैरेलली दोनों क्लासेस को रिवाइज करते रहोगे ना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, है ना। तो इसी वजह से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको रिवाइज करते रहना है टाइम टू टाइम। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि क्लास 12th पे बिल्कुल ही फोकस मत करो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ जैसे फॉर एग्जांपल आप स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हो, वहाँ पे आया माइटोसिस एंड मियोसिस। अब आप क्लास 11th में गए, है ना, वहाँ पे गए, आपने वो टॉपिक को रिवाइज कर लिया दोबारा से, तो हो गया रिविजन, राइट। ऐसे करना है, ठीक है। तो आई होप थर्ड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं फोर्थ पे। यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है बिल्ड गुड नोट्स हैबिट। देखो जो नोट्स वाली हैबिट होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो लास्ट मोमेंट में, लास्ट टाइम पे आप बिल्कुल पैनिक कर जाओगे। ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग से नोट्स बना के रखे हैं, है ना, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिया, कोई भी एक टॉपिक पढ़ा आपने उसके नोट्स बना लिए, है ना। अब क्या होता है ना, लास्ट मोमेंट पे इतनी सारी टॉपिक, इतने सारे बुक्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो आप ना पैनिक कर जाते हो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपके पास लिमिटेड टाइम है। अब लिमिटेड टाइम में आपको पूरा रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करोगे, जब आपके पास नोट्स बने होंगे। अगर नोट्स बने हैं तो इजीली आप रिवाइज कर सकते हो। अगर नोट्स नहीं बने होंगे तो आप अगर बुक देखोगे, पूरी बुक देखोगे, तो आप पैनिक कर जाओगे, कहोगे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कैसे पढूं, मैं कैसे चीज़ों को रिवाइज करूं, है ना। तो इसी वजह से नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से बोला जाता है कि खुद के नोट्स बनाओ, खुद से बनाओ। अब ऐसा नहीं है कि नोट्स बनाने को बोल रही हो कि आप कलरफुल पेन्स यूज़ कर रहे हो या फिर बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख रहे हो, ऐसा भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। बट अगर आपका ऐसा मन नहीं करता है नोट्स बनाने का, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने अपनी लैंग्वेज में जैसे आप समझ सको, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही ऐसे फॉलो करना है सुंदर सुंदर वाले डायग्राम, जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपकी लैंग्वेज है उसमें नोट्स बनाइए और वो आप लास्ट मोमेंट में, ताकि उसका मतलब यूज हो सके। इसी वजह से बोला जाता है कि दूसरों के नोट्स को कॉपी मत करो। किसी दूसरे के नोट्स को कॉपी करोगे आपको खुद को नहीं समझ में आएगा। जो आपने खुद से लिखा है ना वो चीजें आपको समझ में आएंगी और वही चीजें लास्ट में आपको काम देने वाली है, ठीक है। चलिए, ये आई होप फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं लास्ट पे, ये है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब मैं बायो में क्यों बोल रही हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को, पहली बात तो बोर्ड एग्जाम्स है ना, तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा है ना, एक टॉपिक पढ़ लिया, अब आपने क्या किया, उसके क्वेश्चंस लगा लिए। क्वेश्चंस लगाओगे ना आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हैं तो आपको ना एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार मेरा तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चंस करेक्ट है। तो पहली बात तो कॉन्फिडेंस, आपको उस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको पता चल जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है, आपने उसके क्वेश्चंस लगाए, है ना, क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आइडिया लग जाएगा ना कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। तो ये एक चीज़ आपको पता चल जाएगी कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो
क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लास 12th के लिए। एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर जो भी आपके 5 मार्क हो गए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप जब लिखने जाओगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ काम में देगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके उतना ज़्यादा करिए बायोलॉजी में। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और आप डेफिनेटली ये सारी चीज़ों को फॉलो करने वाले हो, राइट। तो चलिए इसी बात पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो यार।